तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी के इस विशेष सत्र में मैं शंकर झा आप सभी का स्वागत करता हूं। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में हम लोग जो चैप्टर नंबर 3 है उसका अध्ययन कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में खनिज और शक्ति के साधन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस पर हम लोगों ने कल भी क्लास किया था और आज भी इस पर क्लास होगी। इसमें जो बचे हुए पार्ट हैं इस पर आज हम लोग कक्षा करेंगे। तो आज के क्लास से कोरिलेट होने के लिए हम लोग सबसे पहले कल जिस टॉपिक पर हम लोगों ने जिस पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा किया था उसका संक्षिप्त में एक ब्रीफ ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पर निकल चलेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या क्या जान लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि खनिज किसे कहेंगे। तो 4-5 की पॉइंट इसमें मैंने आपको बताए थे कि खनिज जो होता है एक प्रॉपर उसका रासायनिक संगठन होता है, प्राकृतिक तौर पर निर्मित होता है और उनके जो कुछ भौतिक विशिष्ट गुण होते हैं जैसे रंग है, घनत्व है, उसके आधार पर उसकी पहचान होती है। दूसरा खनिज के प्रकार, तो इसमें हम लोगों ने दो तरीके से किया था, एक मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक। मेटेलिक को भी हम लोगों ने दो भाग में बांट लिया था, एक लौह युक्त धातु खनिज और दूसरा अलौह धातु खनिज। फिर खनिजों के निष्कर्षण के बारे में हम लोगों ने निष्कर्षण करते हैं कि हम खनिज भूगर्भ से किस विधि से निकालते हैं। तो भूगर्भ से खनिज निष्कर्षण की हम लोगों ने 3 विधियों का अध्ययन किया था। उसमें जो एक विधि थी उसको हम लोग विवृत खनन कहते हैं। विवृत खनन यानी ओपन माइनिंग का क्या अर्थ होता है वो आपको बताया था। दूसरा एक कूपिका खनन होता है या कूपिक खनन होता है। तीसरा एक प्रवेधन होता है जिसको ड्रिलिंग कहते हैं और आखनन। ये खनिज के निष्कर्षण की विधियां हैं जिसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर खनिज का वितरण, इस वितरण को हम लोगों ने महाद्वीप के आधार पर अध्ययन किया था कि कौन सा खनिज किस महाद्वीप में किस तरीके से मिलता है। तो प्रत्येक महाद्वीप में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इवन के अंटार्कटिका में भी जो खनिज हमें मिलता है उसके बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त अध्ययन किया था। फिर खनिजों के उपयोग के बारे में जाना था कि जो प्रीसियस मेटल होता है जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, डायमंड है, इसका क्या उपयोग होता है, चूना पत्थर, जिप्सम बालू का पत्थर का क्या यूज होता है, लौह अयस्क का क्या यूज होता है। तो प्रत्येक खनिज के बारे में जो उसका यूज होता है उसके बारे में। फिर खनिज के संरक्षण की विधि। फिर शक्ति के साधन पर हम लोग गए थे और शक्ति के साधन फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर गए थे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम लोगों ने दो तरीके से अध्ययन किया था कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसको कहेंगे और फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जिसको हम कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कोयला होता है वो, जो पेट्रोलियम होता है वो और प्राकृतिक गैस वो, इन सभी के बारे में कल के कक्षा में हम लोगों ने एक ब्रीफ अध्ययन किया था। आज हम लोग नवीकरणीय सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले जल विद्युत, चूंकि जो 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं होती है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जल विद्युत परियोजनाएं आती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। और फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भारत और विश्व में किस तरीके से हमें मिलता है उस पर हम अध्ययन करेंगे। आपके प्रश्न पूछने का तरीका वही होगा कि जब हम आपसे बोलें कि जिन टॉपिकों पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया उससे संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, तब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए आज के कक्षा की शुरुआत करते हैं। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, अपना नोट्स बनाते जाना है और ये क्लास स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कल और आज का बहुत महत्वपूर्ण, खासकर यूपी पीसीएस, बीपीएससी जो आने वाला कमिंग 67th बीपीएससी का है। आप कहीं भी जाओगे तो मिनरल्स बेस्ड प्रश्न जो होता है वो पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं आज के कक्षा कार्यक्रम में और उससे संबंधित जो पीडीएफ है, आज के क्लास के बाद आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। खनिज का उपयोग है, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण, पेट्रोलियम,
फिर प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्लास करने जा रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। और इसमें हमने कोई ज़्यादा इनपुट नहीं डाला है, बेसिकली जो एनसीईआरटी की चीज़ें हैं वही आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां मुझे लगता है कि ये समझने के लिए इन चीज़ों की चर्चा जरूरी है तो वो मैं कर रहा हूँ। विश्व ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो है किससे उत्पन्न होता है? जल विद्युत से। यानी कि कुल जो वर्ल्ड एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका 25% जो है वो जल विद्युत से होता है। हालांकि अपने यहाँ इतना योगदान नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में जो कुल कॉमर्शियल एनर्जी यूज होता है, भारत में जो कुल कॉमर्शियल एनर्जी यूज होता है, इसका लगभग 67 से लेके 68% भाग जो है ये ताप विद्युत से आता है, यानी कि थर्मल पावर से आता है, यानी कोयले पर आधारित विद्युत से हमारे यहाँ आता है। और शेष जो है यानी कि 67 यदि आप मान लें तो 33% एनर्जी जो है इसमें अन्य ऊर्जा का योगदान है, अर्थात इसमें सौर ऊर्जा होगा, विंड एनर्जी होगी, जो सागरीय ऊर्जा होता है वो होता है, जल विद्युत होगा, जो जियोथर्मल एनर्जी है वो। तो हमारे यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन कम है कुल ऊर्जा में, लेकिन टोटल ऑल ओवर जब वर्ल्ड प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो ये लगभग 1/4 बन जाता है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश जो है वो कौन सा है? नॉर्वे है। और हमारे यहाँ जो पहला जल विद्युत परियोजना है वो आपको कहाँ पर लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में लगाया गया था। हालांकि कहीं कहीं पर इसका आंसर जो है सो शिव समुद्रम परियोजना जो है वो भी रहता है, लेकिन आपको दार्जिलिंग ये एग्जाम में भी आए हुए हैं। विश्व में जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक देशों में कौन है? पराग्वे, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दूसरा नॉर्वे, यूरोपीय कंट्री हो जाएगा। तीसरा ब्राजील है और चौथा क्या हो जाएगा? चीन है। ये ऐसे कंट्री हैं जहां पर जल विद्युत का उत्पादन काफी अधिक होता है। भारत में जो कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र है, भाखरा नांगल है, ये सतलज और ब्यास के संगम पर है। आपको पता होगा किसके संगम पर है? तो सतलज नदी और प्लस जो ब्यास नदी है इसके संगम पर यह प्रोजेक्ट है। सेकंड पंचवर्षीय योजना में भाखरा नांगल परियोजना क्रियान्वित किया गया था। गांधी सागर जो है ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और यूपीएससी में इस बार ये प्रश्न आया भी था मैच करने के लिए कि चंबल नदी पर कई सारा बांध है, गांधी सागर है, जवाहर सागर है, कोटा सागर है, तो वो मैच करने के लिए आया था। फिर नागार्जुन सागर परियोजना दक्षिण भारत में किस पर हो जाएगा? गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी पर जो है नागार्जुन सागर। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जिसको हम लोग डीवीसी कहते हैं, और कई सारा है। ये जो डीवीसी परियोजना है दामोदर नदी घाटी, ये झारखंड की 2 स्टेट का ये जो है कॉमन प्रोजेक्ट है, झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। और ये जो परियोजना है 1948 में बनकर तैयार हुआ था। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना मानी जाती है दामोदर नदी घाटी। और ये जो दामोदर नदी घाटी है यूएसए की एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं टेंसी नदी घाटी परियोजना। तो यूएसए के टेंसी नदी घाटी प्रोजेक्ट पर यह आधारित है। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो यूएसए के टेंसी नदी घाटी प्रोजेक्ट पर आधारित है, 1948 में बनकर तैयार हुआ। झारखंड और वेस्ट बंगाल की जो है ये कॉमन प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से कोसी नदी बिहार के लिए शोक माना जाता था, ठीक उसी तरीके से दामोदर नदी भी जो है ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के लिए शोक माना जाता था, खासकर वेस्ट बंगाल में, क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद जो है वो बाढ़ कंट्रोल हुआ। ये मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो ये है। और अब तो ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में विकास की गाथाएं लिख रहा है, क्योंकि इससे पेयजल की आपूर्ति होती है, जल विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है, एक्वाकल्चर जो जल कृषि कहते हैं उससे इसमें सहायता मिलती है। तो बड़े पैमाने पर इससे है। और इस पर कई सारे डैम दामोदर और उसकी सहायक नदी पर बनाए गए हैं। तो ये जल विद्युत के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है खनिज तेल, जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है कल के क्लास में। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हम आपको पढ़ के बता रहे हैं।
तो खनिज तेल जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है, उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, ये है, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है। तो जो खनिज तेल होते हैं, अर्थात जो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इसका लाभ क्या है? तो आसानी से परिवहन के योग्य है। वैसे भी खनिज तेल जो है आप टैंकरों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, और इसके लिए परिवहन का सबसे जो बेस्ट साधन होता है वो पाइपलाइन परिवहन होता है, जो एक सुरक्षित परिवहन होता है, पर्यावरण हितैषी परिवहन होता है, क्योंकि पाइपलाइन परिवहन में खास पर्यावरण के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता है। तो ये क्या है कि आसानी से परिवहनीय है। और दूसरा, पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। जो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री होता है, आपको कल हमने बताया था कि जब हम कच्चे तेल को पेट्रो रिफाइनरी यानी कि तेल शोधनशाला में ले जाते हैं और रिफाइंड करते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है? आपको याद होगा, पेट्रोल की प्राप्ति होती है, डीजल की प्राप्ति होती है, केरोसिन ऑयल की प्राप्ति होती है, नेफ्था की प्राप्ति होती है, और कई सारे प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को निर्धारित करता है। तेल शोधनशाला का कई उत्पाद जो होता है उर्वरक फैक्ट्री में भी यूज होता है। तो इसलिए जहां पर तेल शोधनशालाएं स्थापित होती है, वहां पर एक तरीके से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनता है। एक होता है इंडस्ट्रियल रीजन या औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, और एक होता है औद्योगिक श्रृंखला। तो जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक होता है क्या कि एक कोर इंडस्ट्री होता है, और उस कोर इंडस्ट्री पर आधारित अन्य उद्योग भी जब स्थापित हो जाए तो हम उसे औद्योगिक संकुल के नाम से जानते हैं। जैसे जमशेदपुर एक औद्योगिक संकुल है, वहां पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है, और टिस्को पर आधारित अन्य कई सारे उद्योग वहां पर स्थापित हैं। तो जहां पर एक कोर इंडस्ट्री हो और कोर इंडस्ट्री पर आधारित कई और उद्योग स्थापित हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या औद्योगिक संकुल कहते हैं। तो ये पेट्रोकेमिकल्स उद्योग का आधार होता है। लेकिन इसका हानि क्या है कि जब हम तेल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो तेल अधिप्लावक एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अभाव। तेल अधिप्लावन का अर्थ है कि जब आप सागर में टैंकर के माध्यम से ले जाते हैं या ड्रिलिंग के समय क्या होता है, कई बार तेल जो है सो बाहर आ जाता है, या टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सागर के ऊपर वो तेल फैल जाता है। इसको ऑयल स्पिल कहते हैं। ये जो ऑयल स्पिल होता है मैरीन इकोलॉजी के लिए कई प्रकार से हानिकारक होता है। इसके कारण क्या होता है कि सागर में सौर प्रकाश की आपूर्ति कम होती है, क्योंकि ये तेल का डेंसिटी जल के तुलना में कम होता है, इसलिए ये जल के ऊपर तैरते रहता है, सौर प्रकाश को ऑब्स्ट्रक्ट करता है अंदर जाने से। दूसरा, इसका हार्मफुल का इम्पैक्ट होता है कि ये घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित कर लेता है। इसके कारण जलीय जीव के ऊपर संकट आने लगता है, मैरीन बायोडायवर्सिटी के लॉस का कारण बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑयल स्पिल। और इसका इम्पैक्ट, निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा, यानी कि जो खनिज तेल होता है इसके रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इसके जलने से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो वातावरण की नमी से अभिक्रिया करके H2O से अभिक्रिया करके ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो H2SO4 प्रदान करता है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो तेल शोधनशाला से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और जब पेट्रोलियम का दहन होता है, डीजल का दहन होता है, तो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती है, और ये वातावरण की नमी से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड प्रदान करता है। और वही सल्फ्यूरिक एसिड जब वर्षा जल के साथ धरातल पर आता है तो हम उसे एसिडिक रेन कहते हैं। ये एसिडिक रेन का कारण, और एसिडिक रेन पर्यावरण के लिए कई तरीके से हानिकारक है। फिर है कि नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस की प्राप्ति का क्षेत्र ये भूगर्भ के अंदर होता है, तो भूगर्भ के अंदर खोज रिसर्च करना बहुत आसान काम नहीं होता है, ये इसकी सीमाएं हैं। ठीक इसी तरीके से जो प्राकृतिक गैस है, इसका लाभ क्या है कि प्राकृतिक गैस भी आसानी से परिवहन के योग्य होते हैं। हम इसे पाइपलाइन के माध्यम से, वो पाइपलाइन ओपन भी हो सकता है और भूमिगत भी हो सकता है, उसके माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। तेल और कोयला से अधिक स्वच्छ है, और
तेल से सस्ता भी। हालांकि अभी वर्तमान समय में दोनों अपने रिकॉर्ड का स्तर पर है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यही देखा गया है कि जो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल से सस्ते होते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य कंपोजिशन क्या है, ये आप लोगों को बताना है। अब है कि जो कोयला है, इसका लाभ क्या है, तो विस्तृत रूप से उपलब्ध है। कोयला हमारे यहाँ भी, कल भी आपको मैंने बताया था कि भारत में भी बड़े पैमाने पर कोयला उपलब्ध है। भंडारण के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो भारत विश्व का 5वां देश है भंडारण के दृष्टिकोण से। यूएसए, रूस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया सबके बाद 5वें स्थान पर भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का स्थान होता है। तो विस्तृत रूप से हमारे यहाँ भी और वर्ल्ड स्तर पर भी उपलब्ध है। फिर विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हम इससे गैस आधारित जो ऊर्जा संयंत्र है वो भी बनाते हैं और ताप विद्युत आधारित ऊर्जा संयंत्र वो भी बनाते हैं। लेकिन इससे हानि क्या है, तो प्रदूषण का स्रोत है और परिवहन के लिए भारी भी है। कोयला जो है बेसिकली एक परिवहन में क्या होता है कि मेनली ये भारी वस्तु है, तो ये रोड ट्रांसपोर्ट से बहुत संभव नहीं हो पाता है। रेल ट्रांसपोर्ट और जो शिपिंग ट्रांसपोर्ट होती है जहाजरानी, उसी के माध्यम से ये परिवहन के योग होता है। पाइपलाइन के माध्यम से हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। हालांकि तकनीकी यह है कि आप उसको जो है सो गैसिफायर करके कुछ इस तरीके से, लेकिन अभी वो संभव नहीं है। और जब कोयले का दहन होता है तो आप जानते ही हैं कि जीवाश्म के पूर्ण दहन होना से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जो हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है अर्थात भूमंडलीय तापन करता है। कोयले के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक तरीके से हमारे लिए हानिकारक होता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये शरीर में हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम करता है, और इसके कारण क्या होता है कि हमें दम घुटन होने लगती है, दम घुटने लगता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस कहते हैं, स्ट्रैंगुलेटिंग गैस कहते हैं, और कभी कभी इसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। और फिर कोयले के दहन से, चाहे वो जिस माध्यम से हो, कणीय प्रदूषक निकलता है जिसको एरोसॉल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये है। फिर जल विद्युत का लाभ और हानि क्या है, तो जल विद्युत का पहला प्रदूषण है कि लाभ है कि ये प्रदूषण मुक्त होता है। जल विद्युत से जिस तरीके से वायु प्रदूषण होता है कोयले से, प्राकृतिक गैस से या डीजल से, उस तरीके का प्रदूषण इसमें नहीं होता है। इसके माध्यम से जब हम जल विद्युत उत्पादन करते हैं नदियों पर डैम बना के, तो इससे हमें सिंचाई की सुविधाएं मिलती है, पेयजल की सुविधाएं मिलती है, एग्रीकल्चर के लिए, उद्योग के लिए, बहुत सारे सेक्टर के लिए जल की उपलब्धता होती है, और साथ ही हम उसमें फिशिंग को भी बढ़ावा देते हैं, और ये सस्ता भी है। लेकिन इसका हार्म क्या है कि इससे जब हम जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करते हैं तो स्थानीय समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है। भारत में कई ऐसे आंदोलन हैं कि जल विद्युत परियोजना के स्थापित होने से वहां के लोगों को जो हानि हुई थी उसके रिप्लेसमेंट यानी उसके पुनर्वास के लिए चलाया गया। जैसे आप सुने होंगे सरदार सरोवर बांध का, इससे मेघा पाटेकर जुड़े हुए हैं, ओमकारेश्वर बांध का। तो इससे क्या होता है ना, हजारों हेक्टेयर भूमि जो है जलमग्न होती है, लोगों की जमीन ली जाती है उस क्षेत्र में। यदि कोई पहले से बस्ती बसा हुआ है तो उसको हटाया जाता है। तो कई ऐसे हैं जिससे क्या होता है, जल विद्युत परियोजनाओं के बनने से पुनर्वास की समस्या आती है। दूसरा, इससे क्या होता है कि निम्न क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति आती है। तीसरा, इससे क्या होता है, स्थापित करने में खर्चीला भी है। और चौथा क्या है कि इससे बायोडायवर्सिटी का भी लॉस होता है, क्योंकि जब आप जल विद्युत परियोजनाएं लगाते हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र को एक्वायर किया जाता है, वहां पर डैम बनाया जाता है, तो उस क्षेत्र में जो भी वन है, अन्य वन्य प्राणी है, उन सब का क्या होता है, विस्थापन होता है, या फिर उनके आवास की कमी के कारण वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो ये इसकी समस्याएं हैं। तो प्रत्येक जो ऊर्जा है उसकी जो कुछ लिमिटेशन है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, और उसके जो कुछ बेनिफिट हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। आइए अब चलते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, और ये पर्यावरण हितैषी ऊर्जा भी है। इंग्लिश में इसके लिए हम लोग इको फ्रेंडली शब्द का प्रयोग करते हैं। इको फ्रेंडली कहने करते हैं कि जो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, नहीं के बराबर नुकसान पहुंचाए, उसे हम इको फ्रेंडली कहते हैं।
कल हमने आपको बताया था कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो क्या होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले कौन आता है, सौर ऊर्जा आता है, सौर ऊर्जा। दूसरा इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो विंड एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं पवन ऊर्जा कहेंगे। तीसरा इसके अंतर्गत आता है भूतापीय ऊर्जा, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। चौथा इसके अंतर्गत आता है जिसको हम लोग कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी कहते हैं। फिर इसके अंतर्गत एक आता है तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी कहते हैं, तरंग ऊर्जा। फिर इसके अंतर्गत एक आता है ओशन थर्मल कन्वर्जेंस एनर्जी कहते हैं। ये जो तीन ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ओटेक, ये तीनों ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये तीनों ऊर्जा हम सागरीय जल से प्राप्त करते हैं। तीनों नवीकरणीय है और सागरीय जल से हम ये प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो अभी आपने पढ़ा है परमाणु ऊर्जा को भी भारत में इसी कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया, जो एटॉमिक ऊर्जा होती है उसको भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत। और ना केवल एटॉमिक ऊर्जा को बल्कि इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो जल विद्युत है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जल विद्युत के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तरंग ऊर्जा, ओटेक, ओशन थर्मल कन्वर्जेंस एनर्जी, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत के बारे में हम लोग चर्चा करें। ये जो ओटेक होता है ये महासागर में एक जल का लेयर होता है जिसको हम लोग थर्मोक्लाइन स्तर कहते हैं। थर्मोक्लाइन स्तर में इसकी सोर्सेज हमें मिलते हैं। थर्मोक्लाइन स्तर सागर का होता है, तब भूतापीय ऊर्जा का स्रोत भी आएगा दीपक कुमार, आप ध्यान से सुनिए। थर्मोक्लाइन स्तर होता है ऐसा सागर में, लगभग आप मान के चलें कि 500 मीटर से 1000 मीटर के गहराई का जो सागर का जलीय क्षेत्र होता है थर्मोक्लाइन स्तर कहते हैं। इस थर्मोक्लाइन स्तर में जल का तापमान तेजी से डिक्रीज होता है। तो जो ओटेक एनर्जी होता है वहां उत्पन्न होता है जब सागर के जल के ऊपरी सतह और निचले सतह के बीच टेम्परेचर में बहुत अधिक अंतर आ जाए। तो इसी टेम्परेचर डिफरेंसेस से जो हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं उसको ओटेक के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किसमें यूज किया जाता है, सौर सेल। सौर सेल जो होता है ये किसका बना होता है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सौर सेल जो होता है ये सीजियम का बना होता है, ये प्रकार का बैटरी होता है। जैसे आप शुष्क सेल यूज करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इस सेल में हम सौर ऊर्जा को संचित करके रख सकते हैं। सौर सेल में विद्युत उत्पन्न के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कई सौर सेल पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए एक दूसरे से इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप जानते ही हैं कि जो सोलर एनर्जी होता है इसके लिए सौर ऊर्जा आवश्यक है। भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हमारे यहाँ से कर्क रेखा मध्य से गुजरी हुई है। तो कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारत है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध में है। आप एक बार इसको डायग्राम से समझ लीजिए कि हमारे यहाँ क्या है कि सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, और इसलिए इस क्षेत्र में भारत सरकार काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। तो जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए वो हमारा उपयुक्त लोकेशन है, और इसलिए हमारे यहाँ इसकी व्यापक संभावना। जैसे यहाँ से क्या होगा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश निकल जाएगा कर्क रेखा। इससे उत्तर का जो भारत है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। और इसके दक्षिण का जो भारत है इसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। तो अभी आपने देखा है कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए यही क्षेत्र सबसे उपयुक्त होते हैं। तो भारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उस हिसाब से हमारे यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए
अनुकूल कंडीशन है। लगभग वर्ष के 365 दिनों में से हमारे यहाँ 300 दिन ऐसे होते हैं जब सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। केवल ये 300 दिन उत्तर भारत के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, जो शीत ऋतु का समय होता है, तो सूर्य की किरणें तिरछी आती है, सौर प्रकाश की मात्रा कम होती है। लेकिन दक्षिण भारत जो है, जो उष्ण कटिबंध के रीजन में है, यहाँ पर सालों भर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। तो हमारे यहाँ इसकी व्यापक पोटेंशियल है। सौर ऊर्जा उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस सौर ऊर्जा का हम उपयोग किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो सौर तापक के रूप में कर सकते हैं। सोलर कुकर होता है, उसमें हम इस ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। उसमें भी एक सोलर प्लेट लगा होता है जिस पर सौर प्रकाश गिरने से वो हीट होता है और तापीय ऊर्जा को जनरेट करता है, जिससे वो कुकर में रखी हुई वस्तु आसान से तैयार हो जाती है। सोलर ड्रायर में सौर ऊर्जा को कंसंट्रेट करके रख के हम इसका यूज कर सकते हैं। यातायात संकेतक में इसका यूज किया जा सकता है। और सामुदायिक रोशनी, कम्युनिटी, आज आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत सबके क्षेत्रों में सोलर लैंप लगे हुए हैं जो सरकार की तरफ से लगाया जाता है। तो कई, फिर एक इसका तरीका है, सौर तालाब भी होता है, सोलर पाउंड कहते हैं इसको। सौर तालाब का निर्माण करके भी सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है और हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उससे लेकर यदि आपके पास कोई डॉट है तो आप पूछ लीजिए। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। फिर जो कुछ कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है, इन एनर्जी की क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके लिमिटेशन है यानी सीमाएं हैं, उसको लेकर, और सौर ऊर्जा के संदर्भ में यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तब तक हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि सौर ऊर्जा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ISA कहते हैं। ISA का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? ISA का फुल फॉर्म है, इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है ये। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है, बेसिकली वर्ष 2015 में जो पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था उसमें ये कॉन्सेप्ट उभर कर आया था। पेरिस जलवायु सम्मेलन में ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये बेसिकली एक ऐसे देशों का ग्रुप है, संगठन है, अलायंस है जो कर्क और मकर रेखा के बीच अवस्थित हैं। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच जो कंट्री अवस्थित हैं, इन्हीं कंट्री का जो अलायंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस कहते हैं। ठीक है। और हालांकि अब ये इसका लिमिटेशन पार कर चुका है, क्योंकि जैसे चाइना है वो भी इसका सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया है वो भी, USA जो है 100वां सदस्य इसका बना है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, और इसका हेडक्वार्टर जो है भारत में है, जो गुरुग्राम है वहाँ पर एक ग्वाल पहाड़ी है, ग्वाल पहाड़ी में इसे बनाया गया। भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो टारगेट है कि 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन में 40% तक नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी कर लेनी है पेरिस जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उस दृष्टिकोण से ये व्यापक मायने रखता है। और एक और नई पहल इसी से संबंधित हो गई जिसको हम लोग कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये भी अपने प्रधानमंत्री के कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। जल विद्युत कैसे तैयार किया जाता है? जल विद्युत तैयार करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि दो तरीके होते हैं। एक होता है रन ऑफ रिवर सिस्टम होता है जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, और एक होता है कि डाइवर्शन के तरीके से। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि नदी के मुख्य धारा से जल को चैनलाइज करके निकालते हैं रन ऑफ रिवर में,
हम उसमें ये ध्यान में रखते हैं रन ऑफ रिवर में कि नदी की जो आंतरिक इकोलॉजी है उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। रन ऑफ रिवर में पड़ता भी नहीं, क्योंकि रन ऑफ रिवर से निकला हुआ जल जो होता है वो फिर से मेन नदी में जाके आगे मिल जाती है। तो हम रन ऑफ रिवर से नदी के जल को चैनलाइज करके लाते हैं, उसको टरबाइन के ऊपर गिराते हैं, जिससे टरबाइन चलती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कई सारा इलेक्ट्रिसिटी डैम आपने देखा भी होगा, बांध भी बनाया जाता है, बांध में हम जल को स्टोर करके रखते हैं, उसको टरबाइन पर गिराते हैं, जिससे टरबाइन चलती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। शाहीन अंसारी सीजियम जो है एक प्रकार का आप तत्व कहें, पदार्थ कहें, जिसमें हम बेसिकली जो सौर सेल होता है उस सौर सेल के निर्माण में इस पदार्थ का यूज होता है, जो सौर ऊर्जा को कंसंट्रेट करके संग्रहण करके रखता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप सेल जो टॉर्च में यूज करते हैं, ड्राई सेल, उसमें क्या यूज होता है, तो एक रासायनिक तत्व पदार्थ हो गया सीजियम जो हम सौर सेल में यूज करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विंड एनर्जी। तो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए वायु की सामान्य गति कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। यानी कि सौर ऊर्जा के बाद जो विंड एनर्जी है, जो दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा है, इसके उत्पादन के लिए पवन की गति कम से कम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पवन चक्कियों को जनरेटर से जोड़कर पवन ऊर्जा उत्पादन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये विंड का फॉर्म हो जाएगा। और विंड एनर्जी उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा से सन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि सौर ऊर्जा का जब आप उत्पादन करते हैं विशाल भदौरिया जी, तो इसके भी लाभ हैं और इसके भी हानि हैं। सौर ऊर्जा का लाभ क्या है, तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, पर्यावरणीय हितौषी ऊर्जा है, ये पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, दूसरी बात है। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है सौर ऊर्जा का, ये हर एक क्षेत्रों में उत्पादन नहीं हो सकता, ये केवल उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में ही उत्पादन हो सकता है जहां सौर ऊर्जा की या सूर्य की रोशनी की पहुंच है। दूसरा क्या होता है कि जिस जमीन पर आप सोलर प्लेट लगा देंगे सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, उस जमीन को आप अन्य कार्यों के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी वो जमीन अब आप उसी के लिए छोड़ दीजिए। तो दूसरा इसका लिमिटेशन है। तीसरा, इस क्षेत्र में प्रगति कम हुई है, वो इसलिए क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जो है महंगी है, इसमें पूंजी निवेश की अधिक आवश्यकता होती है, ये इसका लिमिटेशन है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इको फ्रेंडली है और वर्तमान समय में इसी प्रकार के ऊर्जा का डिमांड है। सौर ऊर्जा उत्पादन से सूर्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां से तो वो रिफ्लेक्ट होकर आ ही रही है और हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम वहां तक अभी जाएं, ठीक है। लेकिन विंड ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है, कौन सा होता है, समुद्र तटीय क्षेत्र होता है। समुद्र तटीय क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त इसलिए होते हैं क्योंकि समुद्र का जो सरफेस होता है वो घर्षण लेस होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, और फ्रिक्शन लेस सरफेस पर विंड की गति काफी अधिक होती है। जब हम लोग मूल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि पवन की गति और दिशा किन किन कारकों से प्रभावित होता है, तो उसमें कई सारे फैक्टर हैं, जिसमें एक दाब प्रवणता बल होता है, कॉरियलिस फोर्स होता है, बायस बैलेट का नियम होता है, फिर इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो घर्षण बल है वो सतह की प्रकृति है वो। तो सतह की प्रकृति और घर्षण बल जो है वो क्या है कि सतह की प्रकृति और घर्षण बल विंड की गति को प्रभावित करता है। तो इसलिए महाद्वीप की तुलना में महासागरों के ऊपर पवन की गति अधिक होती है, क्योंकि महाद्वीप का सरफेस काफी रफ है, वो विंड की गति में अवरोध उत्पन्न करता है, जबकि सागर का सरफेस जो है काफी प्लेन है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि विंड की गति काफी अधिक होती है, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो समुद्र तटीय क्षेत्र, इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भारत में कौन सा क्षेत्र सब उपयुक्त हो सकता है। जैसे भारत में इस दृष्टिकोण से तमिलनाडु काफी उपयोगी हो सकता है, आंध्रा उपयोगी हो सकता है, उड़ीसा का तट उपयोगी हो सकता है, जो केरला कर्नाटका का तट है ये
तो ये हमारे लिए पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उपयोगी राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब घाटी समीर और पर्वतीय समीर प्रवाहित होती है तो हम उसका यूज करके इसका उत्पादन कर सकते हैं। विश्व में पवन फॉर्म कहाँ कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में मिलता है, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ कौन कौन से राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी होंगे, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी हो जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा हाँ, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब प्रदूषण मुक्त होते हैं। सौर ऊर्जा से पृथ्वी पर ताप नहीं बढ़ेगा। अभी इतना इसके बारे में उमाकांत यादव जी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा के उसी पार्ट को हम ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं जो पृथ्वी तक आती है। तो यदि हम ऊर्जा वो नहीं भी कन्वर्ट, सौर प्रकाश को यदि हम ऊर्जा में नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो भी वो धरातल तक तो उतनी मात्रा आएगी ही, और हम सौर प्रकाश के उसी मात्रा को ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं जो धरातल तक पहुंच पाती है। तो इस दृष्टिकोण से यदि जाएंगे तो ये पृथ्वी के ताप को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम लोग प्रकाश प्रदूषण कहते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश प्रदूषण का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे हम ये नहीं कहेंगे कि ताप बढ़ेगा और ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाएगा, क्योंकि यदि हम सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं भी करते हैं सौर प्रकाश को संग्रहित करके, तब भी वो धरातल तक उतनी मात्रा आती ही है। तो जितना अभी वो हिट कर रहा होगा लगभग उतना ही हिट तब भी करेगा। एटॉमिक एनर्जी, तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ, खासकर यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रकों में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। सिंपल से इसका अर्थ है कि परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति जो है दो खनिजों से होती है। इसमें एक यूरेनियम है, दूसरा थोरियम। तो थोरियम से हम डायरेक्ट ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते, बल्कि यूरेनियम, थोरियम को हमें क्या करना होता है, यूरेनियम में कन्वर्ट करना होता है। और जब हम इसे यूरेनियम में कन्वर्ट करते हैं तब हम फिर इससे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम लोग एक्सीलरेटेड ड्राइव सब क्रिटिकल कहते हैं, जो भारत ने विकसित कर लिया है। इसलिए अब भारत में जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन का तीसरा चरण है, जिसमें यूरेनियम थोरियम आधारित ईंधन चक्र पर रिएक्टर होगा, हम लोग अब उस दौर में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये दो हैं। इन पदार्थों को हम क्या करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से गुजारा जाता है, तो उससे उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। हालांकि परमाणु ऊर्जा उत्पादन की जो तकनीकी होती है, एटॉमिक ऊर्जा उत्पादन तकनीकी, ये दो प्रकार की है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए। एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन की जो तकनीकी है इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, 9वां-10वां में सभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। और दूसरा जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी होती है उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है अनकंट्रोल, अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल होता है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ये जो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है ये बेसिकली ये इस पर कौन सा काम करता है, तो जो परमाणु बम का सिद्धांत होता है, एटॉमिक बम, परमाणु बम इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। और दूसरा जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, यानी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है ये परमाणु रिएक्टर में होता है। कहाँ पर होता है, परमाणु रिएक्टर में होता है। और
इसी परमाणु रिएक्टर में ये जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, इसी से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। संलयन जो होता है बेसिकली ये वही प्रोसेस है, ये वही प्रोसेस है जो सूर्य में होता है। तो सूर्य में हम लोग जानते हैं कि सूर्य के कोर क्षेत्र में घनत्व और दबाव के प्रभाव से वहां पर ताप की उत्पत्ति होती है, और उस ताप के प्रभाव से सूर्य के कोर में अवस्थित हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जिसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इस पर जो आधारित होगा, ये चीन के द्वारा चीन ने इसके क्षेत्र में काम करना शुरू किया है, जिसको कृत्रिम सूर्य नाम दिया गया है। कृत्रिम सूर्य चीन ने इसका निर्माण किया है। दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय आईटी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहते हैं, जो एक तरीके से विश्व के सभी देशों के द्वारा बनाया जा रहा है संलयन आधारित। तो संलयन आधारित ऊर्जा उत्पादन जो है अभी अपने अनुसंधान के फेज में है, विकास के चरण में नहीं कहेंगे, रिसर्च के फेज में है। और यदि हम इसमें पूरी सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर इतनी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है, नवीकरणीय ऊर्जा, कि हमें जो हमारी अभी जो डिपेंडेंसी कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उससे हम अपने आप को हटा सकते हैं। और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही काम करता है, इसलिए हाइड्रोजन बम जो होता है वो मोर पावरफुल होता है एटम बम की तुलना में, क्योंकि ये संलयन के सिद्धांत पर काम करता है और ये विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु रिएक्टर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और वो कौन सा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि जब हम यूरेनियम के समस्थानिक पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन से प्रहार कराते हैं, तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि यूरेनियम का समस्थानिक टूटता है और 3 नए न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया में 1, 3, 9, 27 इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। तो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को हम प्रत्येक चरण में मॉडरेटर के थ्रू निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ही न्यूट्रॉन बचता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, इसलिए हम इसको नियंत्रित कहते हैं, जो नाभिकीय रिएक्टर में होता है। जबकि परमाणु बम में वहां पर एक चेन रिएक्शन हो जाता है जो अनकंट्रोल के रूप में होता है, और जब ये नियंत्रित होता है तो उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं हम लोग। विश्व में परमाणु ऊर्जा उत्पादक देशों में अग्रणी राष्ट्र जो है अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है, भारत का भी स्थान है। हमारे यहाँ लगभग कुल 6800 मेगावाट जो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। 6780 मेगावाट आपको मिलेगा। तो लगभग 6800 आप मान सकते हैं कि वहां पर उत्पन्न होता है। भारत में यूरेनियम की प्राप्ति झारखंड से होती है, न केवल झारखंड से होती है बल्कि यूरेनियम की प्राप्ति का कुछ क्षेत्र यूपी में है। यूपी में जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है। फिर ये राजस्थान में भी यूरेनियम का भंडार मिलता है, बांसवाड़ा रीजन है वहां पर मिलता है, यूपी में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर लद्दाख डिवीजन में भी मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। थोरियम की प्राप्ति केरल के मलाबार तट पर अवस्थित मोनाजाइट बालू से होता है, ये भी सही है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, विश्व स्तर पर सबसे अधिक भंडार है हमारे यहाँ। और भारत में जो कुल थोरियम उपलब्ध है उसका भी सबसे अधिक भंडार केरल के तटीय क्षेत्रों में मिलता है। इसके अलावा थोरियम पूर्वी तट पर जो गोदावरी कृष्णा बेसिन का क्षेत्र है वहां पर कुछ तटीय क्षेत्रों में मिलता है, महानदी बेसिन के क्षेत्रों में मिलता है। इस बार सिविल सर्विसेज में ये जो 5वां पॉइंट है ये स्टेटमेंट करके पूछा था। आप देखोगे क्वेश्चन बैंक इस बार का, तो पूछा हुआ है कि भारत में थोरियम की प्राप्ति पूरे तटीय क्षेत्रों में होता है, कुछ इस तरीके से। वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ थोरियम की प्राप्ति कुछ सीमित क्षेत्रों में है। केरल का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर, उड़ीसा में महानदी डेल्टा का जो क्षेत्र है वहां पर, और आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी डेल्टा का कुछ एरिया का विशाखापत्तनम सब का क्षेत्र है वहां पर पूरे तटीय क्षेत्र के सहारे थोरियम नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उत्पादन की तकनीकी,
भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो अभी है हमारे यहाँ, एक कल्पक्कम है जो तमिलनाडु में है, दूसरा महाराष्ट्र में तारापुर है, राजस्थान में रावत भाटा है, चौथा गुजरात में काकरापार, पांचवा उत्तर प्रदेश में नरौरा, बुलंदशहर है यहाँ पे, वहां पर। और फिर कर्नाटक का जो कैगा संयंत्र है यहाँ पर, इसको आप यदि मैप पर दिखाना चाहोगे तो याद रखना होगा, यहाँ पर नरौरा हो जाएगा जो बुलंदशहर में है, रावत भाटा जो राजस्थान में है यहाँ पर हो जाएगा रावत भाटा, गुजरात में जो काकरापार है यहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो तारापुर एटॉमिक संयंत्र है यहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक का जो कैगा एटॉमिक संयंत्र है यहाँ पर हो जाएगा, जो तमिलनाडु में कल्पक्कम का एटॉमिक संयंत्र है वो यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इस दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखना है, ये नरौरा है, ये रावत भाटा है, ये काकरापार है, ये कैगा है, ये तारापुर, ये कैगा और ये कल्पक्कम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार इस परमाणु रिएक्टर सेंटर को भूकंप जोन के आधार पर पूछ दिया जाता है कि कौन सा परमाणु रिएक्टर या परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस भूकंप जोन में है। तो जब आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा जो वर्गीकृत है भारत का अर्थक्वेक प्रोन जोन, उसके हिसाब से जानेंगे, जिसमें जोन 5 है, जोन 4 है, जोन 3 है और जोन 2 है। तो उसको थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा एटॉमिक रिएक्टर ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक और है जो यहाँ पर बिल्कुल तटीय क्षेत्र में अवस्थित है, इसको हम लोग कहते हैं कुडानकुलम। क्या कहते हैं? कुडानकुलम कहते हैं। और ये जो कुडानकुलम एटॉमिक संयंत्र है ये रूस के सहयोग से लगाया जा रहा है, और कई सारे प्रस्तावित हैं भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। तो ये कई बार डायरेक्ट मैच करने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम में आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा उत्पादन की जो विधि है किस तरीके से होता है, वो आपको दिखाया हुआ, विखंडन द्वारा जो उष्मा जनरेट होता है, ये नाभिकीय रिएक्टर है, ये गर्म जल किस तरीके से इसमें भेजा जाता है, किस तरीके से टरबाइन, किस तरीके से जनरेटर, ये है। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। क्या है, हमारे यहाँ कहाँ मिलता है, ध्यान से देखिए। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होता है, लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में, जिसको आप हॉट स्प्रिंग कहते हो, प्रकट होता है। यह ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वैसे जो जियोथर्मल एनर्जी होता है, जियोथर्मल एनर्जी ऐसे क्षेत्रों में मिलता है जहां पर धरातलीय चट्टान के ठीक नीचे का जो एरिया है, यानी कि क्रिस्टल रॉक में यूरेनियम और थोरियम यदि उपलब्ध है तो वहां पर भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं होती है, क्योंकि ये दोनों एटॉमिक खनिज होते हैं और इनके विघटन से उष्मा जनरेट होता है, वो उष्मा भूतापीय ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो एक ऐसे क्षेत्रों में मिलेगा जहां पर इस तरीके की खनिज की उपलब्धता है। दूसरा, ये सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में मिलता है जहां पर एक्टिव वोल्केनो होता है, और जब मैग्मा ऊपर की ओर उठता है तो उसके कारण क्या होता है कि धरातलीय चट्टानों का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो यदि इस तरीके के क्षेत्र हैं तो ये दो क्षेत्र, एक्टिव वोल्केनो रीजन और दूसरा जहां पर यूरेनियम थोरियम जैसे खनिज भूपर्पटी के चट्टानों में हो, तो वहां पर जियोथर्मल एनर्जी उत्पादन करने की पर्याप्त संभावनाएं होती है। विश्व में जो है यूएसए का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ये पूछा जा सकता है पीटी में। इसके बाद न्यूजीलैंड में भी है, आइसलैंड में है, फिलीपींस में है, और जो सेंट्रल अमेरिका है वहां पर भी भूतापीय ऊर्जा होता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में कहां पर है, मणिकर्ण में है, और लद्दाख का पूगा घाटी जो है, तो लद्दाख के पूगा घाटी में जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादन होना शुरू हो चुका है। भारत में कुछ और जगह पर मिलता है,
तो भारत में एक जो लद्दाख संघ शासित क्षेत्र है, लद्दाख, यहाँ पर जो पूगा घाटी है, यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी की संभावना और ऊर्जा उत्पादन हो भी रही है। दूसरा जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश का जो मणिकर्ण है, यहाँ पर इसकी संभावनाएं हैं, क्षमता है। हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है सोहना, हरियाणा में एक जगह है जिसका क्या नाम है, सोहना, यहाँ पर भी जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है ताता पानी, क्या कहेंगे, ताता पानी। ये सभी क्या है, गर्म तापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये डायरेक्ट मैच करने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा कुछ गर्म जल के कुंड होते हैं, ठीक ना। एक तो हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र होता है जिससे गर्म जल के स्रोत फुहारे के रूप में धरातल पर आते रहते हैं। और गर्म जल के जो कुंड होते हैं, बेसिकली ये जैसे उत्तराखंड आप जाओगे तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है तपोवन। तपोवन के पास गर्म जल के स्रोत, झरने मिलते हैं और यहाँ पर जल का टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि यदि आप कपड़े में बांधकर चावल डाल दो तो कुछ समय के बाद आपका चावल जो है बन के तैयार है। इस तरह के गर्म जल के स्रोत आपको झारखंड में भी मिलेगा। झारखंड में खासकर जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इस तरीके के स्रोत मिलते हैं। और इसी एरिया से सटा हुआ बिहार का जो कुछ एरिया है, तो बिहार में खासकर जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, और नालंदा डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है एक, उसको हम लोग कहते हैं राजगीर। तो नालंदा और दूसरा मुंगेर, इस तरीके के गर्म जल के स्रोत मिलते हैं। तो भारत में भी इसकी संभावना है, लेकिन टेक्नोलॉजी महंगी होती है, रिसर्च स्तर पर है। तो ये भी मैच करने के लिए आ सकता है कि तपोवन कहाँ पर है, झारखंड में। हजारीबाग में कुछ गर्म जल के कुंड ऐसे हैं जिनमें जल का टेम्परेचर मोर देन 70 डिग्री 80 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टेम्परेचर होगा उसका। और बिहार में नालंदा और मुंगेर में है, राजगीर खासकर नालंदा में। यहाँ पर ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, आने वाले 67th बीपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा। तो शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि महासागरीय जल से हम 3 प्रकार के ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें एक है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा है तरंग ऊर्जा, और तीसरा है ओशियन थर्मल कन्वर्जेंस एनर्जी। ठीक है। तो ज्वार से ऊर्जा जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। तो यहां पर अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि सबसे पहले हम ज्वार किसको कहेंगे। तो ज्वार होता है महासागर का जो जल होता है, एक नियमित समय अंतराल पर राइज करता है और फॉल करता है। ये जो एक नियमित समय अंतराल पर राइज करता है और फॉल करता है, तो इसके राइज करने से क्या होता है, एक तरंग उत्पन्न होता है। उस तरंग को हम लोग ज्वारीय तरंग कहते हैं। और ये ज्वारीय तरंग जब तट की ओर चलता है, तो तट की ओर जाने पर क्या होता है कि हम इस जाने वाले जल को संग्रहित करके रख लेते हैं, और जब भाटा की कंडीशन आती है तो उस जल को छोड़ा जाता है, तब जाकर टरबाइन चलता है और हम टाइडल एनर्जी जनरेट करते हैं। इसका अर्थ ये है कि टाइडल एनर्जी उत्पादन करने के लिए तट का कटा फटा होना, तट का अंदर की ओर प्रवेश क्या होना आवश्यक है, ताकि हम ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार हाई टाइड के समय ज्वारीय जल का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं इसमें विश्व में रूस, फ्रांस ज्वारीय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में खंभात की खाड़ी में इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और अभी जो यूपी पीएससी का एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स 2022, उसमें मुझे लगता है कि ये प्रश्न था। आप लोगों में से यदि किसी ने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा, या क्वेश्चन पेपर भी देखा होगा, तो ये पूछा था कि
भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना वाला क्षेत्र कौन सा है? तो खंभात की खाड़ी और गुजरात में ही जो कच्छ की खाड़ी है और पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है, ये तीन ऐसे रीजन हैं भारत में जहां पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की विशाल संभावना है। आप इसको डायग्राम के तौर पर देखेंगे तो हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगा? सुंदरबन का क्षेत्र, ये सुंदरबन डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में भी क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। और हमारे यहाँ देश की जो प्रथम ज्वारीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाई गई थी इसी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है दुर्गा दुआनी। तो दुर्गा दुआनी नामक स्थान पर प्रथम ज्वारीय ऊर्जा परियोजना देश की लगाई गई थी। और ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं, ये है खंभात की खाड़ी जो गुजरात तट के साथ है, और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कच्छ की खाड़ी। तो ये तीन एरिया जो है हमारे यहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका अर्थ है कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उच्च ज्वारीय लहर जहां पर आएगा वो क्षेत्र सबसे अधिक उपयुक्त होगा, और तट कटा फटा होना चाहिए ताकि ज्वार के समय जल अंदर तक प्रवेश कर सके। तो ये तीन क्षेत्र आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बायोगैस। तो बायोगैस बनता किससे है? जैविक अपशिष्ट से बनता है, जैसे पौधे और जंतुओं का अवशेष हो, पशुओं के गोबर हो, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट में बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस संयंत्र को में इसको अपघटित करते हैं, और इस अपघटन की प्रक्रिया में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है। यानी कि जो प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, उसमें मुख्य जो कंपोनेंट होता है वो मीथेन है, सेकेंडरी कंपोनेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। बायोगैस का उपयोग किन क्षेत्र में है? तो जाहिर सी बात है विद्युत उत्पादन करने में होता है। इस ऊर्जा से हम खाना भोजन पकाने में भी, जैविक खाद की प्राप्ति कर सकते हैं कि जब वो रिफाइंड हो जाता है तो एक तरीके से बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम बाद में उसका यूज करते हैं। और इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग घरेलू कुटीर उद्योग के क्षेत्र में भी किया जाता है। ये बायोगैस है, और इसकी भी पोटेंशियल जो है सो भारत में विशाल है, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि अपशिष्ट काफ़ी अधिक होता है और पशु का जो गोबर होता है वो काफ़ी होता है। तो इसकी भी विशाल संभावना हमारे यहाँ है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बायोगैस है उसका मुख्य कंपोनेंट कौन सा गैस है? मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही जो है ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। ठीक है। अब ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ऊर्जा के जो सौर ऊर्जा है इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, हमने आपको बताया ही है। ज्वारीय ऊर्जा किस तरीके से होता है ये भी आपने जाना ही है। हाँ बिल्कुल क्लियर है सभी का? कोई डाउट? किसी को कुछ प्रश्न पूछना है इस संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने आपको बताया है ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र में, तो उससे संबंधित यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। भूगर्भ में टेम्परेचर बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है दो तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एक इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एक इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो है। ओल्ड कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, आपने जो लिखा है वो नहीं है, बल्कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री से तापमान बढ़ता है, और इस हिसाब से हाँ कुपकी और प्रवेधन दोनों एक ही है। ठीक है, कुपकी और प्रवेधन दोनों एक ही है। ठीक है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में टेम्परेचर बढ़ने का रेट जो है वो अलग अलग बताया गया है। प्रथम 100 किलोमीटर तक कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, जब हम 101 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा,
और 301 किलोमीटर से आगे बढ़ेंगे तो कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, अलग है। और ये जो इस हिसाब से यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो 63 से 71 किलोमीटर की गहराई पर इतना टेम्परेचर हो जाएगा, कैलकुलेट करके आप निकालेंगे। मैक्सिमम उसमें कंपोनेंट मीथेन का होता है। क्लियर है? कुछ पूछना है? नहीं तो सभी को थैंक्स है, धन्यवाद है, गुड नाइट है, शब्बा खैर है, शुभ रात्रि है सभी को। कल का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो एग्रीकल्चर का होगा। कल का जो टॉपिक है वो कौन सा हो जाएगा? तो एग्रीकल्चर। ओटेक मैंने इस क्लास के शुरू में ही डिस्कशन किया था कि ओटेक जो है ये सागर के जल का जो लेयर होता है और विभिन्न लेयर का जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंसेज होता है, एक लेयर ऊपर का है उसके नीचे दूसरे का लेयर है, इन दोनों लेयरों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंसेज होता है वही इसका आधार होता है ओटेक एनर्जी के। क्लियर है? और जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कुपिक खनन, कुपिक खनन और दूसरा है प्रवेधन, लगभग दोनों एक ही है लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? कुपिक खनन के द्वारा हम खनिज प्राप्त करते हैं, कुपिक खनन के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? खनिज। जबकि प्रवेधन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम। क्या प्राप्त करते हैं? पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस। तो इसका अर्थ ये भी आप निकाल सकते हैं कि कूपिक के तुलना में प्रवेधन अधिक गहरी होगी, होगा तो दोनों में छोटा ही, लेकिन कूपिक के तुलना में प्रवेधन क्या होगी? अधिक गहरी होगी, ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सभी को धन्यवाद है, थैंक यू है, कल आपसे मुलाकात होगी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में।